तो यहाँ पर आप जब भी कोई मैप देखते हैं तो मैप में दो तरह की लाइंस आपको दिखाई देंगी। कुछ लाइनें होती हैं इस तरह से वर्टिकल, जिनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, और कुछ लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल, जिनको बोला जाता है लैटिट्यूड। क्लियर? आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो लंबी लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइन है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। जब भी कोई मैप देखते हैं तो आपको इस तरह से उस मैप पे दो लाइंस आपको हमेशा दिखाई देंगी। ये इस तरह से मैप आप देख रहे हैं, मैप पे कुछ लाइनें इस तरह से लंबी, यानी कि जिनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, जिनको हम यहाँ पर लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइनें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि वर्ल्ड का जो पूरा मैप है वो इसकी प्रोजेक्शन पर बनाया जाता है। ठीक है। तो अब हम अगर बात करें, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, हर बार इनमें 0 डिग्री होता है। लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री होता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड के यानी कि आपके स्क्रीन के ठीक, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और जो आपके राइट हैंड साइड पर जो पार्ट रहता है उसको बोला जाता है यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप बोलते हैं ना, उधर वाली कंट्री को हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज बोलते कि नहीं? ठीक है। और यहाँ का जो 0 डिग्री, ये देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं ना बीचों बीच। ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर वाली जो लाइनें हैं, ठीक है, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर हमेशा। ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर कुछ जो है लाइंस यहाँ पर हमेशा जो है रहती है। ठीक है। अब आप समझिएगा कि इसमें कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट होती है, इसको आगे बताऊंगा कि कैसे। अभी आप समझ लीजिए कि इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो इक्वेटर होती है, और ये जो 0 डिग्री की लाइन है इसको यहाँ पे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब लैटिट्यूड क्या है? तो बता रहे हैं कि जो लैटिट्यूड है ज्योग्राफी में, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि नॉर्थ और साउथ को उसकी पोजीशन दिखाने के लिए अर्थ सरफेस पे खींचा गया है, नॉर्थ टू साउथ उनको खींचा गया है। ठीक है। और जो लैटिट्यूड होता है वो एक एंगल होता है, ठीक है, जो 0 डिग्री से शुरू होके और 90 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री जिसे इक्वेटर बोलते हैं, और 90 डिग्री जो कि साउथ पोल कहलाता है। ये जो 90 लाइंस होती है, 90 नॉर्थ की ओर होती है और 90 ही साउथ की ओर होती है। ठीक है। इनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के, देखिए यहाँ पैरेलल्स है, ये वाली लाइन है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ 0 डिग्री से शुरू हुई तो 90 तक आती है, 0 डिग्री से शुरू हुई, ये ऊपर नीचे यहाँ पर। ठीक है। ये मिलती नहीं है कभी एक दूसरे से, इसीलिए इनको पैरेलल्स बोला जाता है। ठीक है। तो टोटल लाइनें होती हैं, अगर इसका टोटल जोड़ करें तो 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और एक इक्वेटर की टोटल लाइंस होती है 181। क्लियर? आगे चलते हैं। तो आप देखिए इसमें तो सबसे पहले जो लैटिट्यूड है, मैंने बताया ना कि इक्वेटर होता है, ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं बड़ी सी, इक्वेटर की है। इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ के सबसे उभार वाले हिस्से में गोल खींचा हुआ है। ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है। लैटिट्यूड को इक्वेटर के ठीक पैरेलल, मैंने बताया था ना कि पैरेलल्स होती हैं, इस तरह से खींचा जाता है, हर एक डिग्री पर खींचा जाता है। हर एक डिग्री पर दिखाना आसान नहीं है, इसलिए 10-10 के अंतराल पे दिखाया हुआ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अब जो लाइनें ऊपर की तरफ खींची हुई हैं, ठीक है, ये वाली लाइन्स, इन लाइनों के साथ में नॉर्थ लिख देते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, और 80 डिग्री नॉर्थ, और 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ। ठीक इसी तरीके से साउथ वाली, ये साउदर्न हेमिस्फीयर की है, तो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, और 50 डिग्री साउथ। इस तरीके से इन लाइनों को दर्शाया जाता है। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, पैरेलल होती हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खींची होती हैं। ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से जो है मेजर करती है डिस्टेंस। हम इन लाइनों से अंदाजा लगा लेते हैं। मान लीजिए कोई मुझे कहे कि कोई शहर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई शहर है और उसका ग्रीनलैंड में, ठीक है, और वो यहाँ पर 70 डिग्री नॉर्थ पर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो इक्वेटर से बहुत दूर। ये क्लाइमेट डिसाइड करती है। इक्वेटर से जितनी दूर लाइन होगी, ठीक है, क्या इक्वेटर से लाइन जितनी दूर होगी
टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेटर पे जाते तो बर्फ जमी रहती है ना, क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर होती है, यानी कि सनरेज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, वो मैं आपको जब हीट बजट कराऊंगा तो उसमें आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मिलती नहीं है कभी भी, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करती हैं, जो 0 डिग्री होता है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो है अर्थ के एक्सिस पर होती हैं। ठीक है, राइट एंगल पर खींची जाती हैं, सीधी खींची जाती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाती हैं, आप देख रहे हैं ना, इक्वेटर से ऊपर जाने पे इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। जैसे ग्रेट सर्कल है तो पूरा खींचेगा, यहाँ पे पूरी ये छोटी लाइन होगी 70 डिग्री की, 80 डिग्री की और भी छोटी हो गई। तो जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाने पे लाइनों का जो आकार है, जो लेंथ है, वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर लैटिट्यूड के एंगल खींचे जाते हैं। एक 0 डिग्री का एंगल लिया जाता है बोथ साइड के लिए, और हर डिग्री पे एक एक लाइन खींची जाती है, और फिर उसे एक जो है यहाँ पे एक जो लाइन से उसे मिला दिया जाता है, कि एंगल से मिला दिया जाता है, एक पैरेलल जो है एक सर्कल खींच देते हैं, उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ खींचा जाता है, नॉर्थ की तरफ भी खींचा जाता है और साउथ की तरफ भी। तो हर डिग्री के आगे क्या, नॉर्थ की तरफ क्या जाएगा? नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही। और यहाँ जाएगा 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 75 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ऐसे जो है ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है, जो ऊपर की तरफ खींचते हैं, और जो नीचे की तरफ आते हैं उनको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से मैंने बताया ना आपको। तो अब इन लैटिट्यूड में कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन है, जो 0 डिग्री की लाइन होती है उसे इक्वेटर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5, कितने पे? 23.5, यानी कि 23.5 डिग्री पर, कितने पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींचा जाता है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ऊपर की तरफ 66.5, कितने पे? 66.5, 66.5 डिग्री पर, कितने पे? 66.5 डिग्री पर जो है ये खींचा जाता है। ठीक है, और नीचे वाली जो लाइन होती है ये वाली कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी खींची जाती है जो है, सॉरी, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये कहलाती है आपकी यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल। ये भी खींची जाती है 66.5 डिग्री, क्या आएगा यहाँ पे? साउथ, क्योंकि साउथ में। ठीक है, ये 5 लाइन इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नीचे जो है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि ये जो लाइन है, पहली लाइन 23.5 डिग्री पर क्यों है और दूसरी 66.5 पर क्यों है? ठीक है, अगर हम 0 से 90 को ले तो 45 बनता है आधा, लेकिन ये 45 पे क्यों नहीं है? ये 23.5 पे 66.5 पे क्यों है? ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं जो भी है। ठीक है, ये बीच वाला जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, सो इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। बाकी जैसे आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पता है ना आपको? आगे ना, ऐसे। तो इससे अर्थ सीधी नहीं होती, ऐसे अपीयर नहीं होती है, बल्कि कैसे अपीयर होती है? ऐसे अपीयर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? अर्थ जो कुछ हिस्सा बाहर की तरफ खिसक जाता है, ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे इन सर्कल पर आप देखेंगे ना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनको ट्रॉपिक बोला जाता है। ये हिस्सा सबसे ज्यादा उभार वाला होता है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे ना, ये वाला हिस्सा सबसे ज्यादा उभार वाला होता है। तो 23.5 डिग्री के एंगल पे अर्थ का हिस्सा सबसे ज्यादा बाहर निकलता है, जो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रॉपिक बोला जाता है। और इस हिस्से पे जो सनरेज है वो इंक्लाइन होने लगती है, दोनों की दोनों तरफ झुकने लगती है सनरेज। तो इसीलिए जो पहला हिस्सा है वो 23.5 डिग्री पर आता है। कितने पे आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक की लाइन खींची जाती है। क्लियर? टॉप मोस्ट एंगल क्या था? 90 डिग्री का। ठीक है, और
इसमें पहली लाइन कहाँ ली 23.5 डिग्री पर, तो बाकी क्या बचा इसमें 66.5, तो अगली लाइनें कहाँ पे आएंगी 66.5, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक, ठीक है। यानी कि ठीक इसके बाद जो है सनरेज कभी भी सीधी नहीं जाएगी, ठीक है। 66.5 तक फिर भी सनरेज कभी कभार सीधी होती है, उसके ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे दिन और रात पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दिन और रात का एक फिनोमेना बनता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, वो मैं आपको जब मैं मोशन ऑफ द अर्थ कराऊंगा उसमें समझाऊंगा। क्लियर हुआ लैटिट्यूड का फंडा। अब लैटिट्यूड काम क्या करता है, ठीक है। लैटिट्यूड का जो काम है, लैटिट्यूड क्लाइमेट को फिक्स करता है। किसको फिक्स करता है लैटिट्यूड, क्लाइमेट को फिक्स करता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे झुके होने की वजह से जो सनरेज है वो अलग अलग तरीके से आती है। जैसे यहाँ पे ज्यादा आएगी इक्वेटर पे, देख पा रहे हैं ना आप, तो ये ट्रॉपिक वाला हिस्सा हो जाता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब मान लीजिए मोटे तौर पे मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में ये होता है, यानी कि ये हिस्सा मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है। अपना इंडिया भी आधा इसी में आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हरियाणा भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाई एंगल होता है और उसके ऊपर जो है लो एंगल होता है, तो वहां पे सनरेज कम जाती है। तो सनरेज कम जाने की वजह से क्या होता है कि वो रीजन में जो है बर्फ ज्यादा होती है और ठंड हो जाती है। आप देखिए ये वाले जो ट्रॉपिक का बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाता है टॉरिड जोन। क्या कहलाता है, टॉरिड जोन, इक्वेटर के आसपास, क्योंकि हीट मैक्सिमम रिसीव करता है। फिर ये वाला हिस्सा कहलाता है टेम्परेट जोन, जो ट्रॉपिक के ऊपर और आर्कटिक के नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला 23.5 से लेके 66.5 बोथ साइड। अब इसमें क्या होता है, टॉरिड जोन में हमेशा हीट रहती है। क्या रहता है, हीट, बहुत गर्मी होती है, ठीक है, पता ही आप लोगों को, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है हमेशा। टेम्परेट में गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। क्या होता है टेम्परेट में, गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, पता है ना आप लोगों को। अब लेकिन होता क्या है, जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी, ठीक है। टेम्परेट के भी दो हिस्से होते हैं, 45 के बाद बदल जाता है। ऊपर वाला जो रीजन है वो कोल्ड टेम्परेट कहलाता है और 45 डिग्री के नीचे वाला जो रीजन है वो हॉट टेम्परेट कहलाता है। कैसे, बोथ साइड, दोनों तरफ ऐसे हो जाएगा। हॉट टेम्परेट में जो समर है वो बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। जैसे गर्मियां जो है वो मार्च में शुरू हो जाएंगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रहती है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने ठंड के होते हैं, बट ऐसा होता है हॉट टेम्परेट में। कोल्ड टेम्परेट में उल्टा होता है, कोल्ड टेम्परेट में ठंड बहुत लंबी होती है, ठीक है, और गर्मी बहुत छोटी होती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। या फिर जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने ठंड, 4 महीने गर्मी होती है, बाकी महीने ठंड रहती है। जैसे कनाडा में होता है, नॉर्वे में होता है, स्वीडन में, फिनलैंड, राइट। तो ये कोल्ड टेम्परेट केस होता है, बोथ साइड ऐसा होता है, दोनों तरफ, यहाँ नीचे भी और ऊपर भी। और उसके ऊपर वाला जो 66 डिग्री के बाद वाला हिस्सा, जो 66.5 डिग्री के बाद वाला हिस्सा है, वो कहलाता है फ्रिजिड जोन, यानी कि वहां पे गर्मियां नहीं होती हैं, होती तो है, मतलब टेम्परेचर तो रेज होता है, लेकिन वो जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास बना रहता है, इसलिए दोनों के और ये हिस्सा फ्रिजिड जोन कहलाता है। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड है वो क्लाइमेट को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, क्लाइमेट को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लैटिट्यूड का और नेचुरल वेजिटेशन का आपस में जो है वो काफी गहरा रिलेशन, ठीक है। 0 डिग्री पर, कहां पे, 0 डिग्री पर, लेकिन साथ में प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश भी इसमें मदद करती है। बारिश ज्यादा है, ठीक है, और जो है 0 डिग्री के आसपास वाला रीजन है तो वहां रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। बारिश थोड़ी मॉडरेट हो जाती है तो मॉनसून फॉरेस्ट जैसे इंडिया में होता है, और कम हो जाती है तो जो है कुछ झाड़ियां वगैरह मिलती हैं, ठीक है। मॉडरेट में सवाना होता है, बिल्कुल कम होने पे डेजर्ट जैसे अपना कैक्टस वगैरह ये सब मिलने लग जाता है, ठीक है। फिर ऊपर जाने पे टेम्परेचर घट रहा है ना हमेशा, ठीक है। मिडिल लैटिट्यूड पे फॉरेस्ट जो है वो वुडलैंड मिलते हैं, हार्डवुड के मिलते हैं, ठीक है। कम बारिश वाले रीजन में ग्रासलैंड मिलते हैं और कम वाली बारिश वाले रीजन में डेजर्ट मिलते हैं। मिड लैटिट्यूड पे भी डेजर्ट है, जैसे कजाकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, मंगोलिया में है, ठीक है। फिर और ऊपर जाते हैं, जो सब आर्कटिक वाला रीजन होता है, 45 डिग्री के ऊपर वाला जो रीजन है, वहां पे टैगा फॉरेस्ट होते हैं, लंबे लंबे बर्फ वाले। और सबसे ऊपर जहां हमेशा बर्फबारी हुई रहती है, जमा रहता है पूरा रीजन, जब वो
पोल के आसपास वाले रीजन में वहां टुंड्रा टाइप की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है दिखने लग जाती है। ठीक है, तो सॉरी नेचुरल वेजिटेशन। तो इस तरीके से जो लैटिट्यूड है उसको अगर रेनफॉल के साथ मिला दिया जाए तो वो नेचुरल वेजिटेशन पे सीधा असर डालने लगता है। ठीक है, क्लियर? चलते आगे। बहुत लंबा हो रहा है टॉपिक मुझे पता है, लेकिन आज का जो पहला लेक्चर है वो लंबा ही रहता है हमेशा, क्योंकि उसमें सिलेबस का डिस्कशन और बेसिक चीजें बतानी होती है। अगले लेक्चर इतने लंबे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बोर हो रहे हैं आप लोग, मुझे पता है, बट क्या किया जा सकता है। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो ये है लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मैंने आपको पहले दिखाया, जो लाइनें इस तरीके से वर्टिकल है मैप पर उसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एक जो है वो क्या करता है, ईस्ट वेस्ट पोजीशन को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि इसके इस तरफ वेस्ट होता है और इस तरफ ईस्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ये ईस्ट है और ये जो है वेस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे। तो फिर जो है इसके अलावा ये एंगुलर मेजरमेंट पर होता है। ठीक है, डिग्री में मेजर होता है। ठीक है, जो लाइनें होती है उनको मेरिडियंस के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इस तरह से खींची जाती है लंबी। ठीक है, और इनकी खास बात क्या होती है कि एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पर सेम मिल जाती है, ऐसे मिलती है। ठीक है, ऐसे, राइट? तो इस तरीके से। दूसरा, इसमें जो 0 डिग्री होता है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, वहां से गुजरती है, वहीं से टाइम को नापा जाता है ग्रीनविच से, इसलिए टाइम को जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। आप अपने मोबाइल में जब टाइम सेट करते हैं ना तो वो पूछता है जीएमटी आईएसटी। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जो होता है उसके जो 0 डिग्री से प्लस 180 डिग्री यानी कि ईस्ट को जो है प्लस बोला जाता है, और जो वेस्ट को होती है 180 डिग्री लाइन उनको वेस्टवर्ड बोला जाता है, उनको माइनस में दिखाया जाता है। ये टाइम की वजह से होता है। ठीक है, पोल पे जाने पे इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है और इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। कैसे? ऐसे आप देख रहे हैं ना, पोल पे जाके लाइनें मिल रही हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है, और इक्वेटर पर इसमें जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो और जो है ये इस तरीके से इनको जो है ये यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। जैसे हमने वहां साउथ और नॉर्थ लिखे थे, यहाँ पे 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेम। फिर इधर 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। ओके, इंग्लैंड से उधर की कंट्री वेस्टर्न और इधर से कंट्री सारी की सारी ईस्टर्न। ठीक है, ऐसे जो है लॉन्गिट्यूड को किया जाता है। लॉन्गिट्यूड का जो लेना देना है वो टाइम से होता है। आप मान लीजिए खंभों की कतार है और उसमें एक खंबे को हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं, इस वाले। ठीक है, इधर वाले खंबे ईस्ट मान लेते हैं और उधर वाले खंबे वेस्ट मान लेते हैं। तो आप जैसे ही ट्रेवल करेंगे 0 मतलब प्राइम मेरिडियन से इन खंभों की ओर, तो टाइम हमेशा प्लस होगा। कितना होगा? टाइम हमेशा प्लस। मान लीजिए इस खंबे से इस खंबे के बीच में आने में आपको 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4। तो ये टाइम प्लस में होगा। कैसे होगा? ये टाइम प्लस में होगा। ये कंसेप्ट मैं आपको डाउट सेशन में इजीली समझा पाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 0 डिग्री से चले और आप 1 डिग्री ईस्ट को आए, कितने आए? 1 डिग्री ईस्ट को, तो टाइम प्लस में होगा। ये कैसे? मान लो 0 डिग्री पर टाइम बजे थे 12। कितने बजे थे? 12, दोपहर के 12 मान लीजिए। तो आप अगर 1 डिग्री पर आ गए उसी समय, तो ठीक उसी समय 1 डिग्री पर टाइम होगा 12:04। ठीक है, तो फिर 2 डिग्री इस पर क्या टाइम होगा? उसमें 4 और कर देंगे तो वहां पर हो जाएगा 12:08। इसी ऐसे ही टाइम जो है हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता चला जाता है। और अगर आप गए वेस्ट को, इस वाले पोल से इस वाले पोल तक अगर आप गए तो टाइम माइनस में होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री पर बजे हैं 12 दोपहर के, और ठीक उसी टाइम 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? 1 डिग्री वेस्ट में हो जाएगा, इसमें से 12 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 11:56। कितना हो जाएगा? 11:56। और आप 2 डिग्री वेस्ट को चले गए तो उसमें 4 डिग्री और 4 मिनट और घटा देंगे तो टाइम हो जाएगा 11:52। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, ये मैं सिखा दूंगा आपको, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रोटेट करती है यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने में ईस्ट पहले आता है, वेस्ट बाद में आता है। इसलिए ईस्ट में टाइम प्लस होता है और वेस्ट में टाइम माइनस में होता है। ठीक है, तो सन 12 कहां माना जाता है? जहां पे सन सीधा होता है।
जो हिस्सा निकलता रहता है वहां पे टाइम जो है इवनिंग में जाता रहता है, जो हिस्सा सामने आना है वो टाइम एएम में आता रहता है। तो अर्थ पे एक ही समय पे बहुत सारे टाइम हुए रहते हैं, क्योंकि सन तो एक ही जगह है ना। ठीक है, कैसे ऐसे समझते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड है वो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के हैं। टोटल बन के कितने डिग्री, 360। एक डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है, 4 मिनट। ठीक है, और टोटल कितने थे, 360। 360 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे, टोटल 1440 मिनट का एक पूरा चक्कर बन जाता है। तो 1440 को यहाँ पर इसको जो है 60 से, सॉरी मैंने गलती से 4 लिखा हुआ है, 60 से कितने से, आवर्स में कन्वर्ट करना है ना भाई, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 24 आवर्स। कितना आ जाएगा, 24 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे जो है टाइम को नापा जाता है। अब ये कहानी कब शुरू हुई, ये कहानी शुरू हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट में। वहां पे इंटरनेशनल टाइम यूज करने के लिए इस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया गया। क्लियर, इस तरीके से होता है। ठीक है, 0 डिग्री पर ये देखिए, आप नीचे आप देख पा रहे हैं, तो नीचे जो है आपको यहाँ पर टाइम प्लस में और यहाँ पे टाइम माइनस में होता हुआ दिखाई। क्लियर, यानी कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क आना शुरू हो जाएगा बोथ साइड। ईस्ट को टाइम बढ़ेगा और वेस्ट को टाइम घटेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब ऐसे करने में क्या होता है, एक लाइन आती है 180 डिग्री। कौन सी लाइन आती है, 180 डिग्री की। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लाइन सीधी नहीं है, हालांकि इस लाइन को तो यहां से ऐसे होना चाहिए, है ना, लेकिन ये यहाँ पे लाइन जिगजैग हो रही है ऐसे, क्योंकि इस तरफ रशिया है और इस तरफ अमेरिका है और टाइम का प्रॉब्लम होता है। तो 180 डिग्री पर आके डेट को चेंज होना होता है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे का फर्क आने लगता है। तो इसके इस ओर यानी कि ईस्ट की ओर टाइम यानी कि एक दिन प्लस में होता है। एक दिन क्या होता है, प्लस में, और इसके पीछे की तरफ एक दिन माइनस में। मान लीजिए कि यहाँ पे एक, अगर आप इस तरफ हैं यानी कि यहाँ पर मान लीजिए अगर अलास्का में आप 21 अप्रैल को हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 22 अप्रैल। यानी कि अगर आप इस लाइन को क्रॉस करके ईस्ट में आएंगे तो आपको एक दिन गेन करना पड़ेगा, और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन आपको लूज करना पड़ेगा। तो 22 से 21 में जाएंगे और 21 से 22 में आ सकते हैं, एक ही दिन पे सेम टाइम पर ऐसा हो सकता है। यानी कि लीगली आप एक दिन में अपना बर्थडे 2 बार मना सकते हैं, जैसे आप कॉलेजेस में मनाते हैं ना, 2-3 दिन बर्थडे मना लेते हैं। ठीक है, लेकिन लीगली ऐसा ऑप्शन है आपके लिए, राइट। चलिए, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, मैंने बताया ना। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन से होके गुजरती है। ठीक है, यूएसए में एल्यूशन आइलैंड से होके गुजर रही है और कमांडर आइलैंड के बीच से जाती है। ठीक है, टाइम की बात करते हैं। टाइम को 3-4 तरीके से देखा जाता है। बहुत परफेक्ट टाइम निकालने के लिए यूटीसी निकाला जाता है, इसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम बोला जाता है। ठीक है, या इसको यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड के पूरे टाइम को रेगुलेट करता है, पूरे वर्ल्ड की क्लॉक्स को रेगुलेट करता है। ये एग्जैक्ट टाइम देता है। ठीक है, जो यूटीसी का वर्जन है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो रिकमेंडेड करता है। ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो टाइम होता है इसको इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम से नापा जाता है। एक्चुअली में जो सही टाइम है वो एटॉमिक से नापा जाता है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम में एक जो लीप सेकंड होता है उसको अभी ऐड किया गया है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो धीरे धीरे मोशन उसका स्लो हो रहा है, तो स्लो होने की वजह से उसको लीप में डाला गया। तो एटॉमिक टाइम में जो टाइम की इरेगुलरिटी होती है वो बहुत कम होती है, और आपका जो एटॉमिक टाइम है वो आपके लैपटॉप और फोन में चलता है। आपने एक बार टाइम सेट कर दिया तो वो एटॉमिक के हिसाब से चलता है। आप देखते हैं ना, आप फोन को कितना भी टाइम ऑफ रख लीजिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही फोन को ऑन करेंगे एक बार, तो वो क्या करेगा, वो आपके टाइम को ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से उठाएगा। सेम लैपटॉप में होता है। आप लैपटॉप को 10, 15, 20 दिन बंद कर दीजिए, इसमें चिप रहता है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका लैपटॉप एटॉमिक टाइम से मैच कर जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपका चिप खराब है ना लैपटॉप में, चलता नहीं है लैपटॉप, आपको बार बार वो टाइम सेट करना पड़ता है। फिर दूसरा होता है जीएमटी, जो लाइन के हिसाब से है। इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, मैंने पहले बताया लंदन में, वहां से होकर गुजरता है। तो मिडनाइट के हिसाब से टाइम को नापा जाता है। ठीक है, और ये कैलकुलेट करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, नून से भी किया जाता है और
मिडनाइट से, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फिर एक टाइम है जो इंडिया में नापा जाता है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट से लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद के पास से नापा जाता है, ठीक है। हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आ गया। कैसे है ये मैं आपको डाउट सेशन में बता दूंगा, ठीक है, हम डाउट सेशन में इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट होता है, बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपको नहीं कराने वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम, ठीक है। ये क्या होता है कि यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इसको यूज करती हैं। वो क्या करते हैं, समर में इसको यूज किया जाता है। कुछ कंट्री क्या करते हैं, अपनी जो घड़ी है उसको 1 घंटा आगे कर लेते हैं समर के दौरान, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम डे लाइट को यूज कर सके। यानी कि एक्चुअली में जब 8 बज रहे होते हैं तो उनकी घड़ी में 9 बज रहे होते हैं, यानी कि वो 1 घंटा एडवांस चलते हैं, ताकि वो डे लाइट, क्योंकि दिन में, क्योंकि गर्मियों में दिन जल्दी निकल जाता है ना, इसलिए, ठीक है। और इसको एडजस्ट करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही, क्योंकि अभी तो उसमें चल रहा है ना, मतलब एडवांस में चल रहा है, लेकिन जब वहां पे वो आता है, ऑटम आता है, तो वो उसके बाद जो है, यानी कि सर्दियों में अपने टाइम को पीछे कर लेते हैं, सर्दियों में अपने टाइम को पीछे कर देते हैं स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा, ठीक है। एक्चुअली में जब उनके यहाँ टाइम 5 बजे हो रहा होता है, तो उनकी घड़ी में टाइम कितना होता है, 4 बज रहे होते हैं, तो वो लेट उठते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो दिन है वो देर से निकलता है। तो इस कंसेप्ट को डे लाइट सेविंग टाइम बोला जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पूरा लेक्चर सुना, मुझे बहुत लंबी देर तक सहा, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था, नेक्स्ट टाइम से हम लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट करें।